भी पढ़ना स्टार्ट करें। कल एक टॉपिक हमने परिवहन का पूरा किया था, है ना? घर जाके कर लिया तैयार? ये इसको सेल्फ से तैयार करना होता है। टीचर सिर्फ पढ़ा सकता है, किसी चीज को एक तरीके से बता सकता है। फाइनली अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर किसी को इसको अपने लेवल पे तैयार करना है। सबकी तैयारी का लेवल अलग होता है, इसलिए कुछ लोग लगेंगे और कुछ रह जाएंगे। पढ़ा तो मैं सबको बराबर रही हूँ, कोई घर जाके कितना ध्यान से चीजों को पढ़ता है वो पास हो जाएगा। कल हमने परिवहन के तीनों पार्ट कर लिए थे और शाम को हमने एक दोपहर की क्लास में एक जन संचार ये भी कंप्लीट कर लिया था, है ना? जिसमें हमने पत्रकारिता के ऊपर बातचीत की थी। बताओ, हरियाणा का पहला अखबार किस आदमी ने निकाला था? उनका नाम था पंडित दीनदयाल। और इन्होंने 2 अखबार निकाले थे। एक का नाम था हरियाणा झज्जर से और एक रिफा ए आम, उर्दू भाषा में, हिंदी में नहीं थे ये। आगे जाके हमने देखा हिंदी का पहला अखबार जियालाल जैन ने, जैन प्रकाश, 1885। फिर 4 साल बाद 1889 में बाबू कन्हैया लाल ने अखबार निकाला जाट। और फिर इस जाट से हमने एक रेंज याद कर ली थी, जाट गजट। ये छोटू राम जी ने 1916, ये 1889। ये कन्हैया लाल का अखबार गुड़गांव से निकला, जबकि ये वाला निकला है रोहतक से। जाट गजट किस भाषा में था? उर्दू में, ये याद रखना है। एक हमने और पढ़ा था, बहुत बड़ा नाम, पंडित नेकीराम शर्मा। पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म केलंगा गांव, आज का भिवानी, तब का रोहतक में हुआ। और पंडित नेकीराम शर्मा को जो कहते हैं उस नाम का एक अखबार भी है, उसका नाम था हरियाणा केसरी। ये अगर उपनाम कहें तो इनका, लेकिन अगर कहें ये अखबार किसने निकाला? बनारसी दास गुप्ता। और बनारसी दास गुप्ता एक ऐसे इंसान हैं जो आपके सीएम भी रहे, डिप्टी सीएम भी रहे, विधानसभा के स्पीकर भी रहे। इन्होंने अकेले ने तो काम नहीं किया, एक और आदमी के बी दत्त, ये एडिटर थे। और इस तरह से ये हरियाणा का पहला साप्ताहिक अखबार बना। नेकीराम शर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान। कल हमने बहुत सारे नाम पढ़े थे, याद है? ब्रह्मानंद, आजादी के बाद हमारा पहला, है ना? और इसके अलावा हमने पढ़ा था गणेशी लाल, अहीर हितैषी। एक हमने पढ़ा था हरदेव जी का, हिसार से, सेवक, ग्राम सेवक। ये याद करने थे सबको। चलो, बहुत अच्छी बात है जिन्होंने याद किया। जो बैठे रहे वो बैठे ही रहेंगे, क्योंकि कहीं भी कोई भी सन, जैसे 1930 बताया, 36 बताया, 41 बताया, याद होने चाहिए ये। 48 बताया, 1885, 1889, फिर 1926, 16, 28 तक छुटपुट अखबार भी निकले थे ना। चलो, आज अगला टॉपिक शुरू करेंगे। एक तो इम्पोर्टेंट है, फिल्म्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, और एक इम्पोर्टेंट है अलग अलग हरियाणा की जो पर्सनालिटीज थी, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमेशा ही आते हैं, कोई नया अजूबा नहीं है। जब भी तैयारी करते हैं तो ये जिम्मेदारी होती है कि अपने राज्य में जो कोई खास बड़ा आदमी जिसने कोई कला में, गेम्स में कोई नाम खड़ा किया, उसके बारे में पढ़ा जाए। तो फिल्म्स और पर्सनालिटीज को आज पढ़ लेते हैं। फिल्म्स भी और पर्सनालिटीज आज तो पूरी नहीं होंगी, लेकिन जितनी हो पाएंगी। पहले फिल्म्स की बात करते हैं। हरियाणा में जो कल्चर है हरियाणवी बोली का, हरियाणा का कल्चर हरियाणवी बोली का, इसको फिल्म्स में बहुत मान्यता नहीं मिली थी। और इसमें पैसा लगाने से लोग पीछे हटते थे। तो कोई लोकल आदमी पैसा लगा सकता था, अब बॉलीवुड से कोई आके आपके ऊपर तो पैसा लगाएगा नहीं। तो इसीलिए हमारी फिल्म्स बहुत जल्दी तो नहीं बनी, लेकिन जब हम अलग हुए तो हमने इनके ऊपर काम किया। और इसीलिए जब तक आप पंजाब के साथ थे, आपके यहाँ कोई ऐसी मूवी नहीं बनी। लेकिन जब आपके हरियाणा राज्य का गठन हुआ, इसके महज 2 साल बाद 1968 में बाहर के एक आदमी ने आपके यहाँ पैसा लगाया। पूरी तरह हरियाणवी नहीं थी, लेकिन पैसा लगाया और एक मूवी बनाई, धरती। ये शॉर्ट फिल्म थी, लघु फिल्म, महज कुछ मिनट की मूवी मान लीजिए, लघु फिल्म थी।
हाँ, इसमें हरियाणवी कल्चर को दिखाया गया, इसलिए हम कहते हैं कि हरियाणा की मूवी, लेकिन मान्यता नहीं मिल पाई। हाँ, HSSC ने कई बार ये क्वेश्चन पूछा, कभी उसने हरफूल सिंह जाट जुलानी को नंबर 1 मान लिया, कई बार उसने धरती को। अब ये डिपेंड करता है कि वो अगर ऑप्शन में धरती देता है तो ठीक है, अदरवाइज वो कौन सा देगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि 1970 की हरफूल सिंह जाट जुलानी में 100% पैसा, एक्टिंग, सब कुछ कहाँ से था, हरियाणा। जबकि धरती मूवी में आपके यहाँ से चीजें आधी थी आधी नहीं थी, तो आधी अधूरी सी लागत आपकी थी। ये जो मूवी थी 1970 की, जिसका नाम था हरफूल सिंह जाट जुलानी, अभी इनका कुछ जन्मदिन और ये सब भी गया था ना, हरफूल सिंह जाट जुलानी, ये आप सब जानते हैं, ये बहुत बड़ी हस्ती थे। और इनके कारण आपके हरियाणा में जो बूचड़ खाने चलते थे ना, जहाँ गाय और ये कटते थे, ये बंद करवा दिए। सरकार ने कोई लॉ नहीं बनाया। आज आपके हरियाणा में गौ संरक्षण अधिनियम है 2015 का। आज आप कह सकते हैं भाई सरकार ने कानून बना दिया, हरियाणा राज्य की सरकार ने, कोई गौ हत्या या जो इनके छोटे बच्चे हैं इनको नहीं मारेगा। लेकिन इस टाइम तक आपके देश में अंग्रेजी राज था, जब ये थे आपके यहाँ कैरेक्टर, और अंग्रेजी राज में तो गाय का मीट बहुत खुश होके खाया जाता था। तो आप ये मान के चलो कि लीगल थे, सरकार के नॉलेज में थे, नोटिस में और सब चलता था। लेकिन इस आदमी ने हरियाणा के आसपास एक ऐसा दबदबा बनाया कि सरकार कहे ना कहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हरफूल सिंह जाट जुलानी पहुंच गए तो वो बूचड़ खाने वाले उसको छोड़ के भाग गए। और वहां जितनी गाय भैंस मिली इनको, इन्होंने सब वहां से निकाल के और अलग अलग एरियाज में छुड़वा दी। यानी इन्होंने गायों की बहुत रक्षा की। एक गाय की रक्षा क्या था, भगवान के रूप में भी थे। गूगा नवमी, गोगा नवमी, छड़ी डांस था उनका ना, वो नीले घोड़े पे और स्पीयर या भाला, और क्या पढ़ा था हमने, राजस्थान के थे, लेकिन अपने यहाँ भी बनाते हैं हिसार साइड में। तो ये भी गायों की रक्षा करते थे, क्योंकि ये अंग्रेजों के टाइम अभी की घटना है, ये 1920, 10 और 30 के आसपास। तो लोगों ने कहा ये हरियाणा के क्या है, रॉबिन हुड है। हरियाणा के रॉबिन हुड कौन कहलाते हैं, हरफूल सिंह जाट जुलानी। इनके कैरेक्टर से अभी भी हरियाणा के 95% है, 99% लोगों को पता ही नहीं है। ये तो आप हम पढ़ते हैं, हमें पता है, अदरवाइज हरफूल सिंह जाट जुलानी का कैरेक्टर जैसा दिखाना चाहिए था वैसा मूवीज में नहीं दिखाया। हाँ, एक पहली शुरुआत की 1970 में इनके ऊपर मूवी बना के, लेकिन तब तक मूवी देखने का शौक कम था। आज शौक ज्यादा है ना, तब उतना देखा नहीं। फिर भी हरियाणा की पहली बढ़िया मूवी के नाम पे हरफूल सिंह जाट जुलानी की 1970 नाम से बनी मूवी। इसके बाद थोड़ी थोड़ी मूवीज बनती रही। 1974 में एक बनी वीर घटोत्कच, वीर घटोत्कच, और इसमें आपके एक बहुत बड़े पहलवान थे मास्टर चंदगी राम जी, उन्होंने एक्टिंग की। तो आपके यहाँ पे मास्टर चंदगी राम हुए हैं, जो कि बहुत बढ़िया पहलवान थे, इसलिए इनकी एक्टिंग वीर घटोत्कच के रूप में फिट बैठी। और ये थोड़ा सा जैसे नॉर्मल लोगों ने देखी। इसके बाद एक सीरीज चली, थोड़ी बहुत मूवीज बनी, लेकिन पैसा नहीं कमा पाई। मूवी एक बिजनेस है और बिजनेस का टारगेट हमेशा पैसा कमाना है, नहीं कमाएंगे बंद कर देंगे। 1983 में एक मूवी बनती है आपके यहाँ, बहू रानी। बहू रानी मूवी पहली हिट मूवी, सुपर हिट नहीं थी लेकिन पहली हिट थी, और इसने कमाई की, यानी इसने पैसा कमाया। जब इसने पैसा कमाया तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा कि अगर मूवी बना के भी पैसा कमाया जा सकता है तो इस फील्ड में आने में फायदा है। और जिन लोगों ने बनाई ना, वो बहुत बहुत आगे तक जाएंगे। उनका नाम है प्रभाकर। प्रभाकर में आपने सुना होगा देवी शंकर प्रभाकर, और एक सुना है हमने जयंत, जयंत प्रभाकर। ये जो जयंत है ना, ये डायरेक्टर थे। डायरेक्टर होता है जो मूवी में बताता है कौन सा सीन कैसे फिल्माना है, जो डायरेक्शन देता है। हीरो हीरोइन अपने आप एक्टिंग नहीं करते, एक्टिंग की डायरेक्शन ये देता है। देवी शंकर है पैसा लगाने वाले प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का काम होता है पैसा लगाना। भाई लोकेशन है, हीरो हीरोइन के पेमेंट है, जो वहाँ स्पॉट बॉय है, खाने का इंतजाम है, बिजली पानी, हर तरह के खर्चे हैं ना, वो सारा पैसा जो लगाएगा उसे आप कहते हैं प्रोड्यूसर। ये आपके देवी शंकर प्रभाकर हैं, और इसके डायरेक्टर ज्यादातर मूवीज के जयंत प्रभाकर। इन्होंने प्रभाकर बैनर बना लिया, जैसे ये ना यशराज फिल्म्स बैनर है, उसके नीचे फिर सारे काम। इसी तरह से अपने यहाँ हरियाणा का
प्रभाकर बैनर बन गया और इनके परिवार से ढेरों लोग, कोई प्रोड्यूसर, कोई डायरेक्टर और इस तरह के अलग अलग फील्ड में, खुद ही राइटर लिखते भी थे, इन्होंने मूवीज बनानी स्टार्ट की। जब कौन सी मूवी हिट हो गई, ये पहले भी काम कर रहे थे लेकिन अब इनको पैसा दिखा, तो पैसा दिखते ही आदमी का और इंटरेस्ट बनेगा। और इसी सीरीज में अगले ही साल 1984 में एक मूवी बनी चंद्रावल, जो आप सब जानते हैं हरियाणा की आज तक की सबसे ज्यादा सुपर डुपर हिट मूवी, जिसने कि बहुत पैसा कमाया। और कहते हैं हमारे फरीदाबाद में गगन जो सिनेमा था, इस अकेले सिनेमा के जब रिलीज की गई ना, यहाँ इतनी भीड़ आई कि कुछ दिनों के अंदर गगन सिनेमा से जितनी लागत आई थी ना प्रोड्यूसर की, वो सारी निकल गई। और सिर्फ एक जगह थोड़ी रिलीज करते हैं, आप सोचो ओवरऑल हरियाणा चली है, ये पंजाब के कुछ इलाकों में, ये यूपी में और ये दिल्ली में और पड़ोसी राजस्थान में, क्योंकि ये सब कल्चर आपस में एक दूसरे की समझ रखता है। तो आपकी ये मूवी कई राज्यों में चली और सोचो एक से ही निकाल लिया पैसा, तो बाकी तो बचत हो गई ना, यानी खूब पैसा कमाया। किस मूवी ने? चंद्रावल के हीरो सब जानते हैं, जगत जाखड़, जगत जाखड़। और हीरोइन कौन थी? उषा शर्मा। ये दोनों कैरेक्टर फेमस हो गए, जगत जाखड़ भी और उषा शर्मा भी। किस मूवी के बाद? और फिर हरियाणा में एक बाढ़ सी आ गई, हर साल कोई ना कोई मूवी बनाने लगा, लेकिन इतनी फेमस कोई मूवी नहीं हुई जितनी कौन सी हुई? आपकी चंद्रावल। और फिर एक सीरीज ऐसी चली कि सन 2000 आते आते, यानी 16 साल लगभग बीत गए, आपके यहाँ एक मूवी बनती है लाडो, जो बेटियों पर आधारित थी। इस मूवी को नेशनल लेवल पे इम्पोर्टेंस मिली और नेशनल अवार्ड, जो कि बहुत रेयर मिलता है, देखो फिल्म फेयर अवार्ड मिलना है छोटी बात, वो तो किसी मूवी को मिल जाता है। नेशनल अवार्ड ये आपकी सरकार देखती है, सारी चीजों को डिपार्टमेंट है, और वो देखता है कि इसने समाज में क्या वैल्यूज दी, इसका म्यूजिक कैसा था, इसने कितना बढ़िया समाज के लोगों पे प्रभाव डाला। नेशनल अवार्ड मिलने का मतलब है सच में अच्छी मूवी होना। फिल्म फेयर मिलना या कोई इस तरह के अखबारों वाले मिलना बड़ी बात नहीं होती। ये बड़ी बात है कि आपकी लाडो मूवी को सन 2000 में कौन से अवार्ड मिला? नेशनल। और इसमें काम करने वाली जो महिला थी, उनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। पढ़ लेंगे, कौर उनके नाम में लगता था। हाँ, बलविंदर थी ना शायद, बलविंदर, क्या नाम था? अमरिंदर। अच्छा, बलविंदर कौर तो वो थी, परमिंदर, जो भी नाम था, कौर थी ये। अब इसको पढ़ लेंगे किताब में। ये पहली मूवी है जिसको नेशनल लेवल पे इम्पोर्टेंस मिली, तो बहुत बड़ी बात थी। और तब से आज तक आप देखते हैं कोई ना कोई मूवी कभी ना कभी रिलीज होती ही रहती है। यानी हरियाणा में अगर हम देखें तो 1980s में स्टार्ट हुआ काम, जो अच्छे लेवल पे शुरू हुआ, वो 1983 से और 2000 तक अपनी इसने एक छाप बना ली। अगर वैसे पूछे तो 1968 में भी आप काम कर रहे थे धरती में, फिर आपने 70 में बनाई, लेकिन वो बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। हाँ, इसके बाद लगातार आपके इस पूरे फील्ड में काम बढ़ता गया और हरियाणा से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ हरियाणा नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी अपनी पहचान बनाई, और बॉलीवुड से आगे जाके फिर हॉलीवुड। क्योंकि आपने नाम सुना होगा ओमपुरी का। ओमपुरी जो है अपने अंबाला के तो हैं, ओमपुरी ने यूएस यूके की बहुत सारी मूवीज में इनको काम मिला। तो आप ये देखो हरियाणा के लोगों ने कहां कहां तक अपनी पहुंच बना ली। बॉलीवुड के बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो नामी गिरामी ऊंचे स्थानों पे पहुंचे और जिन्होंने अमिताभ बच्चन या और बड़े बड़े हीरो हीरोइन के साथ काम किया। तो बॉलीवुड में एक अच्छा सिक्का चला हरियाणा के लोगों का। आपके कई यहाँ के कलाकार एनएसडी में पढ़े, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली। और यहाँ कंपटीशन के थ्रू, एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन होता है। और ये मत मानना कि कोई मजाक है, यहाँ एडमिशन लेना ही बहुत मुश्किल है। शाहरुख खान जैसे लोग भी लाइन में लगे होते थे कि एडमिशन मिल जाए। आपके कई अच्छे कलाकार हैं जो एनएसडी प्रोडक्ट हैं, एनएसडी से पढ़े हुए हैं। तो इस तरह हरियाणा ने, जूही चावला का नाम आपने सुना है, सोनू निगम का, एक ये है ना रोहतक का खेड़ी जसिया, क्या नाम है? रणदीप हुड्डा। और ये गंगा जल में थे बहुत बढ़िया कलाकार, यशपाल शर्मा। ये वो नाम ले रही हूँ जिनकी आइडेंटिटी सच में काबिल तारीफ है, जिनकी सब लोगों ने बड़ाई की कि बहुत बढ़िया एक्टिंग करते हैं। बाकी सारे कैरेक्टर्स तो हमें पढ़ने ही पड़ेंगे। हिंदी फिल्मों में सुभाष घई का नाम बहुत बड़ा है, प्रोड्यूसर रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं, वो भी हमारे हरियाणा से ही संबंधित थे। ये जो सिनेमाज है ना, कौन से क्यू सिनेमाज ना, ये सुभाष घई के हैं। सुभाष घई एक दौर था जब, जैसे ये है ना शाहरुख खान और ये इस टाइप के जो लोग थे, जिस टाइम ये
पीक पर थे अपने करियर की, उस टाइम सुभाष घई का सिक्का चलता था और ये कहा करते थे कि सुभाष घई का हाथ अगर सिर पे है तो आपकी मूवी हिट होनी ही होनी है। सुभाष घई हमारे हरियाणा को बिलोंग करते हैं और बॉलीवुड में सबसे बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर में इनका नाम लिया जाता है। आ गया समझ में? ये बस थोड़ा बहुत इसको पढ़ लेते हैं और फिर अपना पढ़ेंगे आज की इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज। कल हमने कौन सा पेज खत्म किया था, उसी के आगे था ये 143, 44 ये सब हो गए। ठीक है, पेज 147 पे आ जाओ। पत्रकारिता पूरा हो गया था ना? बताना, ग्राम सेवक और सेवक किसके अखबार थे? हरदेव के। कहाँ से निकाले थे? चलो सिनेमा पे आ जाओ। हरियाणवी सिनेमा का पेज 147, पहली फिल्म 1970 में आनंद द्वारा निर्देशित। इसका डायरेक्टर कौन है? आनंद। हरफूल सिंह जाट जुलानी है। यहीं लिख लो, हरियाणा के रॉबिन हुड कहलाते हैं। रॉबिन हुड गरीबों की मदद करता था तो इनको हमने उनसे कंपेयर किया। रॉबिन हुड सच का आदमी नहीं था, एक कैरेक्टर था किताबी, हमने उसके साथ कंपेयर कर लिया। हरियाणा के, हाँ, चलती फिरती कचहरी भी थे। ये पता है क्या थे? मैंने एक बार इनकी कहानी सुनाई थी जब टाइम था, अब इतना टाइम नहीं है, फिर भी इन्होंने कहा तो बता दूं। ये ना स्टार्टिंग में क्या अच्छा आदमी था ये, इसने बहुत अच्छे काम किए नॉर्मल और अपनी नौकरी पकड़ी, लेकिन नौकरी पकड़ने के हेर फेर के टाइम पे इसके जो ताऊ चाचा थे ना, वो इनकी प्रॉपर्टी खा गए। इसके पिताजी गुजर गए, प्रॉपर्टी खा गए। ये पुलिस के पास गया तो पुलिस ने कोई मदद नहीं की, अंग्रेजों का टाइम था। तो इसके मन में आया कि मैं ना बदला लूंगा, लेकिन बदला लेने से पहले मुझे कुछ नाम, थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। फौज में भर्ती हो गए, पुलिस में, और फौजी बन के फिर एक टाइम के बाद वहां से नौकरी छोड़ और पिस्तौल ले आए, और पिस्तौल लाके अपने जो वो ताऊ चाचा थे पहले उनको इसने मारा कि पहले पुराना बदला लिया जाए, और फिर जो है इन्होंने सोचा कि अब पुलिस मुझे पकड़ेगी और मारेगी, तो ये वहां से भाग गए क्योंकि पुलिस सुनती नहीं ना उस टाइम पर, इनके पास कोई बड़ा ऐसी पीछे ताकत थी नहीं। भाग गए और फिर ये गायब ही रहे, लेकिन इन्होंने एक बीड़ा उठाया कि मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं समाज सेवा करूंगा। और समाज सेवा का तरीका क्या है? गरीब आदमी को भाई जो उसका हक है वो मिलता रहे, कोई उसके हक को ना मारे। तो जहाँ कोई गरीब होता और कोई उसको परेशान करता तो ये वहां पहुंच जाते, इसके पास बस अर्जी पहुंचा दो। ये जगह जगह ना, देखो कितने अच्छे आदमी रहे होंगे, गांव के लोग इनको छिपाते थे। जैसे पुलिस ने इनके खिलाफ निकाल दिया वारंट की जहां पकड़ा जाए हमें खबर कर दो, गांव में कहीं कहीं जाके शरण लेते। गांव के लोग इसको मसीहा मानते थे कि ये सही जजमेंट देगा, और अपनी सारी परेशानी इस आदमी के सामने रखते और जो इसने कह दिया उसको मानते। तो इनको कहते थे ये चलती फिरती कचहरी हैं। लोग ही इनको बताते थे, जनता ही, कि कहाँ बूचड़ खाना चल रहा है। जैसे भाग गए लोग वापस आके कि गाय काट रहे हैं तो इनको बताते। कहते हैं अपने टाइम में इन्होंने 17 बूचड़ खाने बंद करवा दिए थे। तो गरीबों के लिए बहुत काम किया। जैसे किसानों के मसीहा है ना, ऐसे ये गरीबों के मसीहा हैं, ये गरीबों के। और ये चलती फिरती कचहरी हैं, समाज सेवी बड़े थे। लेकिन बाद में कहते हैं किसी आदमी ने, पुलिस ने जब एक बड़ा इनाम रखा तो इनकी एक मुंह बोली बहन थी राजस्थान साइड में, उसके हस्बैंड ने पुलिस को इत्तला दे दी कि हमारे घर में छिपा हुआ है। ये गए थे अपनी बहन के घर, वहाँ खाना खा पी के सो गए, और उसके हस्बैंड ने पुलिस को बता दिया कि हमारे घर पे। पुलिस आई, पकड़ा, और फिर इनको फांसी होनी थी क्योंकि बहुत सारे मर्डर्स कर रखे थे। चलो सिनेमा अगला पॉइंट देखते हैं। तो हरियाणा के रॉबिन हुड कौन है? हरफूल सिंह जाट जुलानी। ठीक है, अगला पॉइंट टिक करना। 1974 में वीरा शेरा फिल्म प्रदर्शित हुई जिसके निर्देशक थे अनूप सिंह। वीर घटोत्कच भी 74 में बनी। पहली सफल फिल्म बहुरानी 1983 में। सफलतम फिल्म यानी सुपर डुपर हिट चंद्रावल 1984 में। इसके बाद एक पॉइंट छोड़ के अगला काम का है। 47th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली पहली हरियाणवी फिल्म लाडो वर्ष 2000 थी, जिसके निर्माता कुमुद चौधरी, टिक कर लो चौधरी, और निर्देशक अश्विनी चौधरी हैं। पगड़ी द ऑनर, ये भी फेमस हुई। 62वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, इसमें बेस्ट हरियाणवी फिल्म का पुरस्कार मिला। तो क्या नाम रखा हमने इसका? पगड़ी द ऑनर। इसकी अभिनेत्री बहुत इंपॉर्टेंट, बलविंदर कौर। तो कौर हैं ये, इनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। बेस्ट एक्ट्रेस का नहीं, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का। नेक्स्ट टिक करना। सर्वाधिक हरियाणवी फिल्मों के निर्देशक हैं जयंत प्रभाकर। डायरेक्टर की जय हो, तो डायरेक्टर ही डायरेक्ट करता है, कैसे करना, जयंत। और इनके भाई हैं। सर्वाधिक हरियाणवी फिल्मों के निर्माता, प्रोड्यूसर कौन है? देवी शंकर। देवी प्रोड्यूसर हैं, निर्माता की जय हो, तो क्या नाम है? जयंत प्रभाकर।
सुपरहिट हरियाणवी फिल्मों के अभिनेता जगत जाखड़, ये किस मूवी में थे? चंद्रावल। झज्जर से हैं, लिख लो यहाँ झज्जर, झज्जर। अब एक बार पेज 171 पे आओ, इसको दोबारा पढ़ेंगे पर पहले 171 पे आओ, वहां भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था ये। 170 पर है बल्कि, हरियाणा का फिल्म जगत मिल गया। इसमें भी वो सेम बातें थोड़ी सी एक्स्ट्रा। पेज 170 पर देखो, हरियाणा की पहली फिल्म हरफूल सिंह जाट जुलानी 1970 के निर्माता देवी शंकर प्रभाकर है। निर्माता मतलब प्रोड्यूसर। जय किसकी थी? डायरेक्टर की। इसके निर्देशन किया आनंद ने। इनका घर वाले से कोई नहीं था, बस ये हैं निर्देशक पहले वाले के थे, डायरेक्टर आनंद जैलदार सिंह। तो पहली वाली मूवी जो फेमस है, लेकिन इससे पहले कौन सी बन गई थी? धरती। अगला पॉइंट देखो, पहली लघु कथा, लघु क्या होती है? शॉर्ट फिल्म, शॉर्ट ड्यूरेशन वाली, डबल टिक कर लो, लघु कथा फिल्म धरती 1969 में प्रदर्शित की गई। 68-69 बनने का दौर था इसका। तो पहली मूवी हरियाणा की कौन सी है? धरती। लेकिन वो शॉर्ट फिल्म है और पूरी तरह हरियाणवी भी नहीं है। आपकी पहली पूरी तरह हरियाणवी हरफूल सिंह जाट जुलानी किसने बनाई? आनंद जैलदार सिंह, उस आदमी का पूरा नाम। और पैसा किसने लगाया? देवी शंकर प्रभाकर ने। अगले पॉइंट, तो ये धरती भी काम की, अगर पेपर में आए तो देख लेना। नेक्स्ट चेक करना, 74 में वीर शेरा या बीरा शेरा, शोरा लिखा है, शेरा कर लो, इसका निर्देशन किया अनूप सिंह ने, बीरा शेरा। नेक्स्ट भी काम का, 74 में वीर घटोत्कच, इसकी भूमिका विश्व प्रसिद्ध पहलवान मास्टर चंदगी राम ने की। तो घटोत्कच के रोल में कौन आए? मास्टर चंदगी राम, पहलवान थे, अच्छी हाइट थी। अगला टिक करना, हरियाणा की पहली सफल फिल्म थी बहुरानी, 1983 में प्रदर्शित की गई। राकेश बेदी और सुमित्रा हुड्डा, डबल टिक कर लो, राकेश बेदी और हुड्डा। अभी पीछे हम चौधरी दो का नाम पढ़ रहे थे ना, हाँ, तो ये टिक कर लो, राकेश बेदी सुमित्रा हुड्डा, ये 83 की मूवी बहुरानी में थे। और लेखन इसका किया है देवी शंकर प्रभाकर। तो देवी दो काम कर रहे हैं, लिखने का भी और पैसा लगाने का भी। इनका भाई कौन है? जयंत प्रभाकर, वो क्या कर रहे हैं? डायरेक्शन। लेकिन हरफूल सिंह जाट जुलानी का डायरेक्टर है आनंद जैलदार सिंह। कहीं कहीं आनंद कुमार जैलदार लिखा, वो यही आदमी है। नेक्स्ट टिक कर लेना, देवी शंकर प्रभाकर 83 में। अगला, हरियाणा की सर्वाधिक सफल फिल्म चंद्रावल 84 में बनी। जगत जाखड़ और उषा शर्मा ने अभिनय किया, दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। और मैं आपको बता दूं, उषा शर्मा जी अभी भी काम कर रही हैं। और ये अपने ये थे ना सूर्य कवि, कौन थे? इनके ऊपर एक मूवी बन रही है, उस पर लगातार काम चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है उषा शर्मा का नाम। जगत जाखड़ कहाँ के हैं? और उषा शर्मा लिख लो यहाँ, जगत के पास झज्जर और उषा शर्मा हिसार। इस फिल्म के निर्देशक जयंत प्रभाकर और निर्माता देवी शंकर प्रभाकर। देवी शंकर जी राइटर भी थे ना? कौन सी मूवी लिखी थी? बहुरानी, 83 की बहुरानी। नेक्स्ट चेक करना, सर्वाधिक हरियाणवी फिल्मों के डायरेक्टर हैं जयंत प्रभाकर। सर्वाधिक हरियाणवी फिल्मों के निर्माता प्रोड्यूसर हैं देवी शंकर प्रभाकर। सुपरहिट फिल्मों का अभिनेता जगत जाखड़, कहाँ के हैं? झज्जर। कौन सी मूवी से ज्यादा फेमस हुए? चंद्रावल से। सर्वाधिक सफल बैनर है प्रभाकर फिल्म बैनर। कौन से दो नाम तुमने पढ़ लिए? जयंत और देवी शंकर। देवी शंकर राइटर भी हैं और प्रोड्यूसर हैं, जयंत डायरेक्टर है। लेकिन 70 की हरफूल सिंह जाट जुलानी, देवी शंकर का पैसा लगा, डायरेक्शन इनके भाई की नहीं थी, वो आनंद कुमार जैलदार या आनंद जैलदार सिंह की। नेक्स्ट चेक करना, इस बैनर ने लाडो बसंती, फूल बदन, बंधन लिखा है, फूल बदन है ये, कई फिल्में बनाई। हरियाणा की पहली कहानी लड़की की बहादुरी, बहुत बार आ चुका, इसको इंपॉर्टेंट लिख लो। हरियाणा की पहली कहानी कौन सी है? लड़की की बहादुरी, माधव प्रसाद मिश्र ने लिखी है। तो हरियाणा की पहली मूवी या तो धरती या तो हरफूल सिंह जाट जुलानी। हरियाणा की पहली कहानी किसने लिखी? माधव प्रसाद मिश्र ने। क्या नाम दिया इसको? लड़की की बहादुरी, माधव प्रसाद मिश्र। अगला टिक कर लो, नेशनल अवार्ड राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने वाली पहली हरियाणवी फिल्म थी लाडो 2000 में। पहली सहायक अभिनेत्री, सहायक मतलब अभी पीछे पढ़ रहे थे, सपोर्टिंग एक्ट्रेस, पगड़ी द ऑनर, या लिखा है इसको द बना लो, पगड़ी द ऑनर इंग्लिश में लिखा था, 2016 में बलविंदर कौर को मिला। सबकी समझ में आ गई सारी बातें? ठीक है, अब अगले पेज पर आ जाओ।
फिर इसके बाद फिर पीछे जाके उस पेज को भी करेंगे। 171 पर आ जाओ। ये बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं, कई बार तुमने देखा होगा सुनील दत्त, पूछ लेते हैं हरियाणा के किस जिले से संबंधित है ना, या कह देंगे कि जूही चावला किस जिले से हैं, तो ये हमें पता हो। टिक करना इसमें। जो मेन इंपॉर्टेंट है सुनील दत्त, ये अभिनय से जुड़े हैं, यमुना नगर आ गए थे। वैसे तो ये पाकिस्तान में जन्मे थे, लेकिन जब बंटवारा हुआ तो ये कहाँ आ गए, यमुना नगर। ये अपने संजय दत्त के पिताजी, बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बेहतरीन काम किया, यमुना नगर से हैं सुनील दत्त। पूजा बत्रा पढ़ लो, अभिनय में है रोहतक से पूजा बत्रा। जूही चावला बहुत बड़ा नाम, अभिनय में अंबाला। पहली मिस इंडिया हरियाणा से जो बनी 1984 में, उस टाइम तक हरियाणा से इतना आगे पहुंचना बड़ा मुश्किल था। 84 में आपकी वो मूवी बन रही थी चंद्रावल, और यहाँ जूही चावला पहली हरियाणा से मिस इंडिया बनी, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। कहाँ से हैं ये, अंबाला। सुभाष घई मैंने बताया बहुत बड़ी बड़ी मूवी इसके निर्माता। तुमने महिमा चौधरी का नाम सुना है? महिमा चौधरी की पहली मूवी आई थी परदेश, बहुत हिट गई, लेकिन उसकी और सुभाष घई की किसी बात पे अनबन हो गई, फिर उसका करियर पूरी तरह खत्म। उसके बाद कोई बढ़िया मूवी नहीं आई। तो सुभाष घई अपने टाइम के सबसे बड़े डायरेक्टर थे। सुभाष घई हरियाणा के हैं, निर्देशक भी हैं, निर्माता भी, रोहतक के। क्यू सिनेमास जो आज आपका चलता है ना जगह जगह, वो इन्हीं का पैसा लगा है उसमें। इसके बाद देवी शंकर प्रभाकर तो हैं ही प्रोड्यूसर बहुत बड़े, ये रोहतक से हैं, मायना गांव। इस मायना गांव से आपके हरियाणा का जॉन मिल्टन भी है, वाल्मीकि समाज में पैदा हुए। क्या नाम था? दयाचंद मायना। अभी आगे आएगा, यहाँ मत लिखना। तो ये मायना गांव से। सुनील ग्रोवर सब जानते हैं, जो वो बनता है इसके गुत्थी का कैरेक्टर, सुनील ग्रोवर। ये टिक कर लो। हास्य अभिनेता हैं, सिरसा से हैं सुनील ग्रोवर। सोनू निगम बहुत बड़ा चेहरा, फरीदाबाद से हैं, गायन और अभिनय। अभिनय तो खैर फ्लॉप था, पर फिर भी एक दो मूवीज की थी। सतीश कौशिक बहुत बढ़िया डायरेक्टर भी, प्रोड्यूसर भी, अभिनय और निर्देशन। डायरेक्टर हैं, महेंद्रगढ़ से। बहुत हंसाने वाले रोल किया करते थे, गोविंदा जब हीरो हुआ करते थे उनके साथ बहुत बार ये थे। तो अभिनय और निर्देशन में महेंद्रगढ़ के सतीश कौशिक। मल्लिका शेरावत रोहतक। यहाँ रोहतक के पास क्या लिखोगे? हिसार। अगर आप इसको इंटरनेट पे सर्च करो तो इंटरनेट खोलते ही रोहतक हिसार दोनों आते हैं। यहाँ ऑब्लिक में हिसार भी कर लो। दोनों आ गए तो किसके साथ जाओगे? उस कंडीशन में जैसे मोठ गांव अगर देखते हैं स्टार्टिंग में, एक साइड पे, ये विकिपीडिया भर के देखना फिर तुम्हें समझ में आएगा, वहां लिख दिया हिसार और नीचे जाके एक्सप्लेनेशन में लिख दिया रोहतक, तो एक देंगे, दोनों देंगे नहीं। जसविंदर नरूला बहुत पहले गायिका हुई हैं, ये रोहतक से। मोहित अहलावत सिर्फ पढ़ लो, पानीपत से हैं। रणदीप हुड्डा बहुत बड़ा नाम, अभिनय जसिया खेड़ा रोहतक से, बहुत ही बढ़िया। 2001 से बॉलीवुड में एंट्री हुई मॉनसून वेडिंग नाम की मूवी से, और आज आप देखो एक से एक बेहतरीन, चाहे वो बजरंगी भाई, कौन सी मूवी थी वो सलमान खान की, सुल्तान में थे, या फिर सरबजीत में कितना बढ़िया रोल किया, वो तो बहुत ही बढ़िया रोल था। ये टिक कर लो। रणदीप हुड्डा जसिया रोहतक। अगले सिर्फ पढ़ेंगे, ऋचा शर्मा गायन में है, टीपी, ये कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। परिणीति चोपड़ा बहुत बड़ा नाम, प्रियंका चोपड़ा की कजिन जो है, अंबाला से हैं। पहली मिस इंडिया आपकी हरियाणा से भी अंबाला से थे ना, जूही चावला, वहीं से ये है। और हमारे एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की जब मोदी जी ने लॉन्च किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो यही तो बनी थी, लेकिन अब नहीं है। परिणीति चोपड़ा अंबाला से। अगला सिर्फ पढ़ लो, जेपी कौशिक संगीतकार हैं रोहतक से, पारुल गुलाटी भी रोहतक से काफी लोग हैं। जगबीर राठी बहुत बड़ा नाम, अभिनय भी करते हैं और बहुत अच्छी गायक भी है, बहुत उच्च कोटि के, हरियाणा के लेवल पे। जींद में है, दंगल फिल्म में बहुत खराब सा रोल किया है। वो जो उसके पिताजी जाते हैं ना लड्डू लेके और कहते हैं भाई हमारी बेटियों के लिए आप कुछ फंड और ये सब अरेंज कराओ, देखा नहीं, उसके लड्डू खा जाते हैं और फिर वो बेइज्जती सी करके चले जाते हैं। वो कुछ कहता है तो कहता है भाई हम क्या करें, और बस चलते चलते जाके कहता है कि क्या नाम था इसका, चौधरी साहब पराठे खाओगे क्या, मतलब वो हास्य मजाक बना के, वो खराब रोल था, अच्छा कैरेक्टर नहीं था, लेकिन ये बड़ी बात है कि बॉलीवुड में इनकी प्रेजेंस दिखी। जींद से हैं, दंगल फिल्म में। अगला सिर्फ पढ़ लो, नरगिस नांदल बोहर रोहतक से, सुमित्रा हुड्डा आसन रोहतक से, हरविंदर मलिक भी रोहतक से, जोगिंदर सिंह भी हिसार से। नसीब सिंह कुंडू फिर टिकमार्क कर लो, रुंडा खुंडा, दो कैरेक्टर थे। हमारी हरियाणा की बेस्ट मूवी जो अब तक की थी चंद्रावल। सहायक अभिनेता टिटोली रोहतक से हैं भी। जगत जाखड़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, अभिनय किया है, झज्जर से हैं।
और हरियाणा में सबसे सुपर डुपर हिट हीरो माने जाते हैं। उषा शर्मा टिक कर लो, हिसार से हैं और अब एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। किससे जुड़ा है वो? बिल्कुल। इसके बाद अगला सिर्फ पढ़ो, अश्विनी चौधरी सिरसा से हैं। लहरी सिंह, दादा लहरी बोलते हैं झज्जर से। दरियाव सिंह मलिक को अंडरलाइन कर लो, खुंडा के रोल में है ये पानीपत से हैं। तो रूंडा खुंडा दो कैरेक्टर हैं, एक रोहतक वाले हैं और एक पानीपत वाले। सृष्टि राणा, ये भारतीय सुंदरी हैं। सृष्टि राणा फरीदाबाद से हैं। मीमांसा मलिक बहुत बेहतरीन न्यूज में रीडर हैं और इनकी सिस्टर ने एक्टिंग भी की थी। जो बच्चे वाली मूवी थी ना, क्या नाम था, तारे ज़मीं पर, उसमें एक टीचर नहीं बनी थी जो कहती है पढ़ो, उसको पढ़ना नहीं आता, फिर वो कुछ तेज तेज चिल्लाती है, तो वो कैरेक्टर। मीमांसा मलिक समाचार वाचक है, सोनीपत से हैं। मलिक जो हैं ये, इनके पिताजी प्रिंसिपल तो रहे हैं, इनके पिताजी तो एक्सपायर हो गए, हाँ, टीकाराम कॉलेज में। इनकी माताजी अभी भी हैं कमलेश मलिक, और कई बार अखबारों में उनके बारे में आता रहता है। मीमांसा मलिक समाचार वाचक सोनीपत। इन्हीं की बहन थी जोहराबाई टिक्करलो, गजल गायिका अंबाला, ये तो हम बहुत पहले पढ़ के आए थे। यशपाल शर्मा बहुत बड़ा कैरेक्टर, अभिनेता हिसार से, और गंगाजल जैसी मूवीज में इनका बहुत बढ़िया काम। इनकी एंट्री हुई थी 1084 की माँ मूवी थी वो, अनिल कपूर की, उसमें थे ये सबसे पहली बार। हिमांशु मलिक अभिनय करते हैं सोनीपत से। जादूगर शंकर सम्राट बहुत बार आ चुका, एलनाबाद से सिरसा, वर्ल्ड फेमस जादूगर सम्राट शंकर, तो यस शंकर सम्राट कुछ भी कह लो, एलनाबाद सिरसा से, ये बहुत ज्यादा बार आ चुका। सुरेंद्र शर्मा रोहतक से बिल्कुल नहीं है, हास्य कवि हैं, व्यंग्यकार हैं। ये महेंद्रगढ़, नांगल चौधरी महेंद्रगढ़ से हैं। एक और ऊपर था ना वो गोविंदा के साथ एक्टिंग करने वाला, क्या नाम था, वो भी महेंद्रगढ़ से था। दोनों महेंद्रगढ़ से, दोनों हास्य, लेकिन ये कविताएं लिखते हैं, वो एक्टिंग करते हैं। ये कवि हैं, वो एक्टर हैं। परविंदर सिंह टिक्करलो दादरी से हैं, हरियाणवी यूट्यूबर नाम है, तो यूट्यूब की दुनिया में इनका नाम जमा था। दयाचंद, देखो ऊपर लिखा दयाचंद, ये हैं दयाचंद मायना, हरियाणा के जॉन मिल्टन कवि हुए हैं, ये आपके यहाँ हुए हैं, हाँ, यहाँ टिक कर लो। मातमा लिखा है, इसको यह बना लो, मायना ना कर लो, मायना गांव है रोहतक में। प्रसिद्ध गायक भी रहे, अभिनेता रहे, सांगी रहे, रागनी गायक। यहाँ लिख लो 1915 में जन्मे थे, वाल्मीकि समाज से थे। उस टाइम पे वाल्मीकि समाज को आगे आने देते नहीं थे, लेकिन इनमें काबिलियत थी, ये गए आगे। 1915 वाल्मीकि समाज, ठीक है। अभी डेथ हुई है 1995 में, मतलब 20-25 साल पहले ही ये गए हैं। अब तक ये आजाद भारत में इन्होंने पूरा सब कुछ देखा। वाल्मीकि होते हुए इतना आगे बढ़ना, ये इनके लिए, इनका बहुत लायकियत थी, क्योंकि आज तो चलो नॉर्मल हो गई चीजें, लेकिन 15 में चीजें नॉर्मल नहीं थी। उस टाइम पे गांव में ऐसे रागनी गाना और इस तरह से नाम कमाना बहुत लायकियत थी। तो दयाचंद मायना, जॉन मिल्टन ऑफ हरियाणा। गांधी ऑफ हरियाणा कौन था, कल पढ़ा था, पहले दल बदलू भी है ना, गोहाना सोनीपत के। आज हमने पढ़ा रॉबिन हुड ऑफ हरियाणा, हरफूल सिंह, और अब हम पढ़ रहे हैं जॉन मिल्टन ऑफ हरियाणा। ठीक है, अगला पढ़ लो, जयदीप अहलावत सिर्फ पढ़ना है, रोहतक के हैं, फिल्म जगत से जुड़े हैं। कुलदीप रोहिल भी सिर्फ पढ़ लो, सांपला रोहतक के हैं, चीरहरण फिल्म का निर्देशन किया। मनीष जोशी बिस्मिल हिसार के हैं, और ये टिक कर लो, कठपुतली चलाते हैं, चलते हैं लिखा चलाते हैं, जादूगर भी है, कठपुतली के शो भी करते हैं। मनीष जोशी बिस्मिल, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, हिसार के हैं। राजकुमार राव आजकल बहुत बड़ा चेहरा बॉलीवुड में, तो गुड़गांव से हैं, फिल्म जगत से लगातार नाम कमा रहे हैं। यश टोंक टिक कर लो, सोनीपत से हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई HAU से हुई और ये भी फिल्म जगत से जुड़े हैं। यश टोंक सोनीपत से। ऐसे ही देखो, हिमांशु मलिक थे सोनीपत से। रोहतक के लोग ज्यादा हैं, मीमांसा मलिक भी यहीं की थी। हिमांशु मलिक, मीमांसा मलिक और यश टोंक, ये सोनीपत के, या तो अंबाला के हैं ज्यादा या फिर रोहतक के बहुत लोग हैं, हिसार के भी हैं। चलो अब आ जाओ वापस उसी पेज पे जो हम पढ़ रहे थे, उसमें भी थोड़े से कैरेक्टर रह गए थे। कल हम किस पेज पर थे, 147 पर, ठीक है, टेबल पे आ गए हम 147 में। फिल्म कलाकारों का यहाँ भी नाम मिलेगा, मेन टिक करेंगे। तीसरा चौथा टिक कर लो, अशोक घई, सुभाष घई, दोनों सगे भाई हैं ये। फेमस कौन सा इनमें से, सुभाष घई, सारे मूवीज के बड़े रोल इसने डायरेक्ट किए हैं। रोहतक से निर्माता निर्देशक है, बहुत बड़ा नाम, क्यू सिनेमाज इन्हीं का है। इसके बाद छठा कर लो, सुनील दत्त, बहुत अच्छी तरह हमें पता है, यमुनानगर से अभिनय। पैदा कहाँ हुए थे, पाकिस्तान, डिवीजन के बाद यहाँ आ गए थे।
सोनू निगम हम पीछे खूब पढ़ के आए, फरीदाबाद, अभिनय और गायन, पार्श्व गायक हैं और इनको नेशनल अवार्ड मिला है गायकी का। जूही चावला आप पढ़ के आए, सोनीपत से बिल्कुल नहीं है, अंबाला, क्रॉस कर दो अंबाला। अभिनय, और क्या थी 1984 में पहली हरियाणा से मिस इंडिया बनने वाले, लिख लो, फर्स्ट मिस इंडिया हरियाणा। रणदीप हुड्डा टिक कर लो, रोहतक से हैं, अभिनय, बहुत बड़ा नाम किया। सतीश कौशिक जो हंसने वाली एक्टिंग करते हैं, महेंद्रगढ़ से, लेखन, अभिनय, निर्देशन सब काम किए। पूजा बत्रा रोहतक से हैं, अभिनय में। अगला सिर्फ पढ़ लो, राज तिलक पानीपत अभिनय, मल्लिका शेरावत हिसार अभिनय। फिर यहाँ क्या और लिखोगे, रोहतक, रोहतक भी लिख लो। मोठ गांव से हैं ये। हिमांशु मलिक अभी आप पढ़ के आए हैं, सोनीपत अभिनय। ऋचा शर्मा पढ़ा आपने फरीदाबाद से गायन में। जसविंदर नखला लिखा है, नरूला कर लो, नरूला, ये भी गायकी में है महिला, रोहतक से। इसके बाद अगले पेज पर आ जाओ, पढ़ बेशक सारे लेना, याद इनको कर लेना। रंगमंच, दूरदर्शन, आकाशवाणी। दूरदर्शन का कौन सा केंद्र है आपके यहाँ, हिसार, 2002 में। 99 में वहां पे आकाशवाणी, पहली आकाशवाणी रोहतक में और दूसरे वाली कुरुक्षेत्र में और तीसरे वाली हिसार में। ये टिक कर लो पहला। नरेंद्र बल्हारा रोहतक के अकबरपुर गांव के निवासी, दूरदर्शन और आकाशवाणी कलाकार थे, बहुत बड़ा नाम था नरेंद्र बल्हारा का। करमवीर सैनी टिक कर लो, आकाशवाणी कलाकार हैं। और एक 9वें नंबर पे टिक कर लो, महावीर गुड्डू, जींद जिले के निवासी, मंच संचालक थे, स्टेज बहुत बढ़िया संभालते थे, रेडियो और दूरदर्शन कलाकार। ठीक है, ये टॉपिक समझ में आ गया पूरा। अब एक बार देखो, इस वाले टॉपिक में मेरे ख्याल कुछ नहीं बचा, हमने सब पढ़ लिया। परिवहन और जनसंचार कंप्लीट हो गया। ये पेपर में लगातार आ रहा है, हो गया सारा, इसमें कुछ है नहीं काम का, पढ़ लेना उसको बेशक। चलो अब एक पेज नंबर 243 निकालो, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, फेमस पर्सनालिटीज। ये भी पेपर में घुमा फिरा के आती रहती हैं। कल से हम लोग अपने हरियाणा के करंट और नेशनल इंटरनेशनल थोड़े से करंट भी पढ़ने स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दोपहर की क्लास में पढ़ाऊंगी करंट वाला और इस टाइम पे पढ़ा दूंगी हरियाणा जी के। अब तुम देखो, हरियाणा जी के का ना मेजर पोर्शन हमने कर लिया, ऐसा नहीं कि हमें कुछ नहीं आता। जो जनवरी से पढ़ रहे थे उनकी तो एक बार पूरा सिलेबस होके ये दोबारा बढ़िया रिवीजन चल रही है। जो नए पढ़ रहे हैं उनको भी इतने कम टाइम में इससे फालतू कर नहीं सकते। कल मैं देख रही थी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कर लिए पर कुछ बचते हैं, जैसे हिस्ट्री बचती है और एक कृषि और मिट्टियां, ये हमें करनी पड़ेंगी, कर लेंगे इनको भी, अभी है टाइम। चलो अब हम पढ़ते हैं हरियाणा से कौन बड़े बड़े व्यक्तित्व हुए जिन्होंने या तो रंगमंच पे बहुत बढ़िया नाम कमाया या सिनेमा, वो तो तुमने पढ़ ही लिए, राजनीति में काम किया या हिस्ट्री में जिनका नाम है उनके बारे में पढ़ेंगे। इनमें 3-4 के नाम पहले बता दूं, फिर थोड़ा थोड़ा उनके बारे में बता के फिर पढ़ेंगे। पहला नाम किसका लिखा है, हर्षवर्धन महिपाल, पहला लिखा है हर्षवर्धन। फिर क्या लिखा है, महिपाल। नेक्स्ट अनंगपाल द्वितीय, अनंगपाल सेकंड, और इसके बाद है पृथ्वीराज। ठीक है, पृथ्वीराज। पहले इतना ही सुन लो, हर्षवर्धन के बारे में सब जानते हैं। हर्षवर्धन वर्धन साम्राज्य के राजा प्रभाकर वर्धन का बेटा था और प्रभाकर वर्धन अपने वंश के एक प्रतापी राजा थे। इन लोगों की टेरिटरी हमारे हरियाणा में, और इन लोगों ने अपनी राजधानी बना रखा था हमारे कुरुक्षेत्र के थानेसर को। इसका मतलब ये यमुना नदी की और सरस्वती नदी की बेल्ट में रहते होंगे, सभी इस इलाके में थे ये। प्रभाकर वर्धन के 3 बच्चे थे, एक बेटी और 2 बेटे। प्रभाकर वर्धन का ही बेटा, सबसे छोटा बेटा है हर्षवर्धन, बड़े वाला है राज्यवर्धन और बेटी है राजश्री। अपने टाइम रहते रहते इन्होंने अपनी बेटी की शादी एक बहुत अच्छे परिवार में कर दी, कन्नौज, यूपी के कमाऊ इलाके के राजा के बेटे के घर। भाई हर आदमी चाहता है मेरी बेटी अच्छे घर में जाए ताकि उसको आगे दिक्कत ना रहे भविष्य में, थोड़ा सा अच्छा घर परिवार। कन्नौज में बढ़िया खान पान था, अच्छा कल्चर था, खूब टैक्स आता था। यहाँ के राजा के बेटे से इन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी। कन्नौज की एक दिक्कत थी, ये लाइमलाइट में था और अड़ोस पड़ोस के सब सोचते थे कि किस तरह हमारा कन्नौज पर कब्जा हो जाए, हर कोई कोशिश करता है। तो इनके दुश्मन भी ज्यादा थे और इसी का नुकसान उठाना पड़ा। राज्यश्री की शादी के बाद कन्नौज का राजा का जो बेटा था
जब उनका राजा मर गया तो उस बेटे के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई। यंग था वो लड़का, तो उसके अड़ोस पड़ोस से आके बंगाल की तरफ से, एमपी मालवा की तरफ से, और उसको बहला फुसला के कैसे फंसा के उसको मार दिया। कन्नौज का राजा मर गया और इसका नुकसान उठाना पड़ा हमारे यहाँ थानेसर वालों को। ये घटनाएं तब हुई जब प्रभाकर वर्धन मर चुके थे। प्रभाकर वर्धन का बड़ा बेटा राजपाट की गद्दी संभाल रहा था, राज्यवर्धन। जब उसको पता चला कि भाई उसकी बहन जो है विधवा हो गई, तो बहन की प्रॉपर्टी बहुत बड़ी थी और अड़ोस पड़ोस में सारे उस टाइम पे ये था कि हम इसको छीन ले। तो वो अपनी बहन की प्रॉपर्टी को बचाने और अपनी बहन को भी बचाने के लिए कहाँ की यात्रा पे गए? कन्नौज। लेकिन कन्नौज जाते जाते इनके शत्रु पैदा हो गए, और जो लोग कन्नौज के चक्कर में यहाँ के राजा को मार सकते हैं वो थानेसर के राजा को क्यों नहीं मारेंगे? और इनके साथ भी चीटिंग करके और थानेसर के प्रभाकर वर्धन का बड़ा बेटा यानी राज्यवर्धन का भी मर्डर कर दिया। 1 साल राजा रहा बस, 605 से 606। सोचो, इसकी बेटी विधवा हो गई, बड़ा बेटा मर गया। उस टाइम ये लड़का 16 साल का था। अब इसके ऊपर बहन की भी जिम्मेदारी, भाई मर गया तो अपनी भी जिम्मेदारी, और पिताजी है नहीं, अपनी प्रॉपर्टी और बहन की प्रॉपर्टी। 16 साल का एक लड़का, एक बड़ी फौज लेके यहाँ से इसने कूच किया और थानेसर से कहाँ गया ये? और किस्मत देखो, लायकियत भी, दोनों चीजों ने साथ दिया। अकेली एक चीज कभी काम नहीं आती, लायक भी था और किस्मत भी तेज थी। 606 में जाके इसने वहां और उन लोगों को पहले सबक सिखाया जिसने इनका भाई मारा या इसकी बहन के हस्बैंड का मर्डर किया। फिर पता चला कि बहन कहाँ गई, तो वो कहीं जंगलों की तरफ साध्वी बनने चल पड़ी। फिर जंगल से अपनी बहन को ढूंढ के लाया और कहा भाई मैं केयर टेकर हूँ, तू मेरी रक्षा में है। अपनी बहन को वापस अपने घर भेजा और फिर इसने देखा कि कन्नौज से हटने का मतलब प्रॉपर्टी हाथ से छिन जाना। बहन की प्रॉपर्टी तो अब इसकी प्रॉपर्टी बन गई ना, अगली पीढ़ी में है ही नहीं कोई। तो इसने थानेसर की जगह अपनी राजधानी कहाँ कर ली, और बड़ा समझदार था और सही समय पे सही निर्णय लेने वाला। ये आपके देश में उत्तर भारत का अंतिम हिंदू राजा हुआ, क्योंकि इसने सिर्फ थानेसर और कन्नौज नहीं, इसने बंगाल तक, मालवा, एमपी तक पूरा इलाका अपनी बेल्ट बना लिया। और असम के राजा के साथ भी इसके बहुत अच्छे लिंक थे। उस टाइम का असम मतलब नॉर्थ ईस्ट पूरे का पूरा। तो ये सोचो, ये हिमाचल के नीचे से लेके पूरे राजस्थान से बंगाल तक की बेल्ट और असम साइड में अच्छे रिश्ते। तो इसलिए कहते हैं उत्तर भारत का अंतिम सम्राट कौन था? हर्षवर्धन का टाइम बहुत बढ़िया कटा और हर्षवर्धन के टाइम में इसने 606 में राजा बना, 647 तक। बस ये एक गलती कर गया, इसको उत्तर भारत में ही रहना था, लेकिन ये अपने पैर पसारने दक्षिण की तरफ गया और एक नदी, कौन सी नदी? नर्मदा नदी के तट पर अपनी टेरिटरी बचाने दक्षिण से एक राजा आया जिसको कोई जानता भी नहीं था, लेकिन वो इससे जीत गया। उसका नाम था पुलकेशियन सेकंड। कौन से वंश का था ये? चालुक्य। चालुक्य राष्ट्रकूट, ये नाम तुमने हिस्ट्री में सुने होंगे। तो ये चालुक्य नरेश था, चालुक्य इलाका था, एक कम्युनिटी थी इस इलाके के। चालुक्य नरेश, चालुक्य राजा पुलकेशियन सेकंड, जो कि बहुत छोटा राजा था, अड़ोस पड़ोस के लोग उससे डरते नहीं थे, लेकिन इसने आपके उत्तर भारत के सम्राट को हरा दिया। अब ऐसा हमें ये नहीं बताएगा, ये हमें किसने बताया? इसने ये बात वहां लिखवा दी कि नर्मदा नदी के तट पे उत्तर भारत का प्रतापी राजा आया और मैं उससे लड़ा और मैं जीत गया। अपनी बड़ाई ये करेगा। और इसके टाइम पर, हर्षवर्धन के समय पर, एक आदमी घूमने आया जिसका नाम था हुएन सांग। अभी पीछे यार हरियाणा एचएसएस ने इसको ज़ुएन ज़ांग लिख के दे दिया। हरियाणा एसएससी कुछ भी कर सकता है, हुएन सांग का बेचारे का नाम बिगाड़ दिया और पता नहीं जुआंग यांग पता नहीं क्या लिख दिया। तो ये समझ जाना, अगर वो कह रहे हैं 7वीं शताब्दी में, तो 600 प्लस को अब 7वीं कहते हैं। अगर इसके टाइम में आया है तो कौन आया है? थोड़ा बहुत नाम ऊपर नीचे वो कर सकते हैं, उनके लिए उतना माफी भी है। जब वो ये कह सकते हैं कि कौन सी विधानसभा चल रही है और 12वीं, तो इतना तो बहुत छोटा है कि नाम बदल दें। पर ये समझ लेना कि 7वीं शताब्दी का जिक्र है तो हुएन सांग का। ये बहुत पढ़ा लिखा था हर्षवर्धन, ऐसा कहते हैं। और इसने 3 किताबें भी लिखी। नाग रत्न प्रियदर्शिका पूरा नाम, रत्नावली और नागानंद, ये 3 किताबें लिखी हैं आपके देश के एक बड़े सम्राट ने जिसका नाम है हर्षवर्धन। कुछ लोग कहते हैं ये झूठी बात है, इसने किसी और से लिखवाई थी और उसको पैसे देके उसका मुंह बंद कर दिया कि भाई तू बोलेगा नहीं, और कहते ना हम मैंने लिखी हैं, ताकि भाई आगे हिस्ट्री में नाम हो कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी, साहित्यकार सम्राट। तो साहित्यकार अब ये था कि नहीं था किसी को नहीं पता, पर कहते हैं ये 3 किताबें इसकी। इसके बारे में बहुत पढ़ाई की एक आदमी ने जिसका नाम था बाण, और बाण भट्ट ने एक किताब लिखी हर्षचरित।
जिसमें इसके पूरे कौन सी भाषा में लिखी है? संस्कृत में। इसके पूरे खानदान का, जब इनके खानदान की शुरुआत हुई और जब तक ये था तब तक का सारा वर्णन किया। और हर्षचरित में संस्कृत भाषा में 8 चैप्टर है। 3 चैप्टर इसके फैमिली, भाई इसके दादा, परदादा, पुष्यभूति, फिर उसका कौन बेटा, फिर प्रभाकर वर्धन, फिर वहां पूरी यात्रा, काफी लोग थे ना। और 5 पूरे चैप्टर इसकी विजय, कैसे प्रतापी राजा, कैसे इसने अपनी बहन की प्रॉपर्टी को बचाया, फिर कैसे इसने बंगाल के राजा को हराया, सारी बातें इनमें 5 में इनकी बड़ाई की गई है। किसकी? कौन सी भाषा में लिखा है? बस ये आपके देश का लास्ट बेस्ट टाइम चल रहा था, क्योंकि इसके बाद आपके ऊपर अटैक होने स्टार्ट हो जाएंगे। ये 606 में था ना, 712 में आपके ऊपर मोहम्मद बिन कासिम आएगा, फिर आपकी किताबें भी जल जाएंगी बहुत सारी, बहुत नुकसान होगा। यानी संस्कृत यहाँ तक आपको अच्छी तरह दिखाई दे रही है। कौन सी सदी तक? 7वीं। 8वीं में अटैक स्टार्ट होंगे। महिपाल की बात करें, ये महिपाल अपने आसपास, दिल्ली के आसपास इसने राज किया, और उस टाइम हरियाणा और दिल्ली की बेल्ट एक जैसी ही लगा करती थी, तो ये भी उसी दौर का था। अनंगपाल तोमर या अनंगपाल सेकंड, जिसने कि क्या बसाई थी? दिल्ली का। ये भी तो 8वीं शताब्दी में बसाई थी, 737 में। 740 भी लिखा है कादे में। 8वीं शताब्दी में आपकी दिल्ली किस नाम से बसी है? दिल्ली का। और किसने बसाई है? अनंगपाल। कुछ लोग कहते हैं यही सूरजपाल है, अनंगपाल ही सूरजपाल है, और इसने फरीदाबाद में कुंड बनवाया था। हाँ, तो सूरजपाल और अनंगपाल एक ही है ऐसा माना जाता है, क्योंकि इस टाइम के लोगों ने ज्यादा किताब नहीं लिखवाई, लिखवाते तो सारी हिस्ट्री सामने होती, बस किसी ने कहीं मेंशन कर दिया तो एक आइडिया है कि इसने दिल्ली बसाई और इसी ने सूरजपाल, इसी का नाम था, तो सूरज कुंड का निर्माण करवाया। और देखो एक अनंगपुर बांध भी है फरीदाबाद में, ग्रेविटी बांध है ना आपका, और किससे बना हुआ है? क्वार्ट्ज़ाइट के पत्थर से। यही सेम, यही सारी बातें हैं। पृथ्वीराज चौहान एक बहुत बड़ा नाम, और पृथ्वीराज चौहान आपके 1149 में जन्म हुआ और 1192 में इनकी हत्या हो गई, या जो भी हिस्ट्री कहे, क्योंकि हिस्ट्री 2 तरीके से लिखी गई, एक बड़ाई करते हुए और एक सच्चाई लिखते हुए। अब ये देखो कितनी छोटी उम्र के, 43 इयर्स के थे, 43 इयर्स में इनका लाइफ खत्म हो गई। 1178 में ये राजगद्दी पर बैठे और कुछ ही साल राज कर पाए। 78 में जब बैठे, अजमेर और जयपुर और दिल्ली की बेल्ट इनकी थी और हरियाणा भी इनका था। और इसीलिए याद करना, जब हमने एक वो नहर पढ़ी थी अपनी, कौन सी नहर थी वो? पश्चिमी यमुना नहर, तो हमने पढ़ा था ना कि इसमें पृथ्वीराज ने भी काम किया था। पृथ्वीराज चौहान आपके यहाँ बहुत आया करते थे, और इसलिए पृथ्वीराज का किला है आपके यहाँ। कहाँ पर? हांसी में। पृथ्वीराज का किला कहाँ है? हांसी, हिसार में। और पृथ्वीराज ने अपनी यहाँ कचहरी भी बना रखी थी, जिसको हम कहते हैं तोशाम की बारादरी। तोशाम की बारादरी कहते हैं, एक सेंट्रल हॉल में 12 आसपास कमरे थे, तो नाम पड़ गया बारादरी। तोशाम मतलब भिवानी का हिस्सा था। तोशाम की बारादरी, इसमें ये बीच में बैठता सेंट्रल हॉल में, और आमने सामने के सारे कमरों में लोग बैठते अपने अपने किस्से, भाई ये दिक्कत ये दिक्कत, फिर ये न्याय करता। तब राजा सबसे बड़ा न्यायाधीश था, तो ये कचहरी कहलाती है। तो कहें पृथ्वीराज की कचहरी कहाँ है, तो क्या कहोगे? तोशाम। तोशाम कहाँ पड़ेगा? भिवानी में। और हिसार में क्या बनवाया इन्होंने? किला। इन्होंने कई किले बनवाए, समय के साथ इनके टूटते चले गए। एक फेमस है आपके गोहाना का किला, ये भी कहते हैं इन्होंने ही बनवाया था। तो गोहाना का किला ज्यादा फेमस है, हांसी हिसार का किला किसके हैं ये सारी चीजें? चौहान आपके यहाँ भी खूब रहते थे, अजमेर साइड भी खूब जाते थे। पृथ्वीराज चौहान अच्छा अगर टिक जाते तो बहुत बढ़िया काम करते, पर आप सब जानते हैं 1191 की तराइन की पहली और दूसरी लड़ाई में दूसरी के बाद इनका चैप्टर क्लोज हो गया। और इनके खात्मे का एक बड़ा कारण था जयचंद, क्योंकि जयचंद ने सारी इनकी कमजोरियां किसको बता दी थी? मोहम्मद गौरी को। और इसीलिए गौरी ने कुछ ना कुछ गड़बड़ की सेकंड में, और इस तरह से पृथ्वीराज का चैप्टर यहाँ क्लोज हो गया। ठीक है, चलो पहले इन चारों को पढ़ लो। हर्षवर्धन, पेज 243 पर देखो। हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे, छोटा बेटा था ये। 606 से 647 ईसा पूर्व लिखा है, ईसवी कर लो, ईसवी के राजा ईसा पूर्व के नहीं। 7वीं शताब्दी इसके ऊपर लिख लो। 7वीं, एक बार पेपर में शताब्दी आई, आधे वहां छठी टिक कराए, शताब्दी हमेशा आगे बोली जाती है। 7वीं शताब्दी तक थानेसर, कौन से वंश के राजा? पुष्यभूति। यानी सबसे पहले जिसने ये वर्धन वंश चलाया उसका नाम क्या था? पुष्यभूति। उस राजा का नाम पुष्यभूति था। अगला टिक करना।
इन्हें उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट, क्योंकि इसके बाद आपके ऊपर कौन से अटैक होंगे, अरबी और तुर्की, तो फिर हिंदू सम्राट नहीं बचेंगे, तो ये अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। ये विद्वान थे, लेखक थे और विद्वानों के आश्रयदाता। किस विद्वान को, बड़े को आश्रय दिया था, बाणभट्ट को। इन्होंने, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करना, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका हमने किस ट्रिक से याद कर रखे हैं, नाग और रत्न इनके प्रिय थे, इनको नाग पसंद थे और रत्न, तो नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये 3 इनकी किताबें हैं। महिपाल पे आ जाओ, दिल्ली के शासक थे, ठीक कर लो, दिल्ली के शासक। मसूद, ये मसूद पता है कौन है, कौन है ये, हाँ, आपके यहाँ पे जो गजनवी आता था ना, फिर गौरी था, ये सुने हैं नाम, इनके वंशज भी यहाँ आते रहे, उनको खत्म किया, ठीक कर लो। मसूद महमूद गजनवी का उत्तराधिकारी। और इसके बाद 1043 में हांसी और थानेसर सहित इन्होंने अधिकार कर लिया बड़े भूभाग पर। ये गजनवी जो है ना, इसके वंशज, इसका पोता, इसका बेटा, सब यहाँ आए, क्योंकि यहाँ अमीर पूरा इलाका था। गौरी का कोई अपना बेटा नहीं था, लेकिन उसके गुलाम ऐबक ने आपके हरियाणा के बड़े बड़े राजाओं को हराया और फिर वो दिल्ली का राजा बन गया, दिल्ली सल्तनत का। अनंगपाल द्वितीय, टिक कर लो, अनंगपाल द्वितीय तोमर वंश के राजा थे। दिल्ली किस वंश ने बसाई है, तोमर ने। इनके राज्य का विस्तार हरियाणा से दिल्ली तक था, राज्य की राजधानी दिल्ली थी, तो तोमर वंश की राजधानी क्या थी, दिल्ली, इसको ढिल्ली का नाम दिया गया था। आगे पढ़ लो, इन्होंने तोमर राज्य को सुदृढ़ किया और सेना को अनुशासित किया। इन्होंने ही सूरजकुंड का निर्माण कराया, लिख लो, यही सूरजपाल तोमर भी कहलाए, यही सूरजपाल तोमर भी कहलाए। पृथ्वीराज चौहान, कब जन्म है इनका, 1149 में, 43 इयर्स में तो एक्सपायर भी हो गए, लिख लो 1149। और कब इनकी डेथ हुई, 1192। हिस्ट्री ऐसा मानती है, लेकिन पृथ्वीराज रासो लिखने वाले चंद्र बरदाई जी ऐसा नहीं कहते। आगे पढ़ें। पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के हिंदू क्षत्रिय राजा थे। इन्होंने उत्तर भारत में अजमेर, वेरी इंपॉर्टेंट, अजमेर और दिल्ली पर राज किया। शासनकाल 1178 से 1192 तक रहा। 1178 में कितने साल के थे ये, नहीं 16 के थे, तो वो तो हर्षवर्धन था, लगभग 30 साल के थे, क्योंकि 49 बर्थ है ना, 59, 69, 79, लगभग 30 साल के। 16 साल में कौन बना था, हर्षवर्धन, वो तो पहले था, वो 600 में था, 606 में, ये है 1100, तो 500 साल बीत गए। नेक्स्ट टिक करना, 1192 तक रहे। विविध उपनाम है इनके, राय पिथौरा, ये बहुत बार आता है, राय पिथौरा किसका उपनाम है, किसका, पृथ्वीराज चौहान। आज भी दिल्ली में इस नाम से एक किला है, राय पिथौरा का किला, दिल्ली में है आज भी, दिल्ली के शासक थे ना ये। पृथ्वीराज थर्ड कहते हैं, चौहान में 3 अक्षर है ना, चौहान, तो क्या कहलाते हैं, पृथ्वीराज थर्ड। हिंदू सम्राट थे, लेकिन अगर कहें कि अंतिम हिंदू जिसने उत्तर भारत पे किया, इन्होंने उत्तर भारत पे नहीं किया, बस अजमेर, थोड़ा सा दिल्ली, थोड़ा सा हरियाणा। हिंदू सम्राट थे ये। और सपा दल क्षेश्वर, यानी सब दलों के ईश्वर, सब दलों के ईश्वर अपने नाम के आगे किसने जोड़ा है, पृथ्वीराज चौहान, सपा दल क्षेश्वर। इन्होंने तराइन, करनाल के पहले युद्ध में 1191 में गौरी को हराया। तराइन के दूसरे युद्ध 92 में गौरी से पराजित हो गए और इनकी हत्या कर दी गई, ठीक है। नेक्स्ट है जाटवा, क्या है 4 नाम अगले, एक है जाटवा, एक है हसन खान मेवाती, और एक है हेमू, और एक है गोपाल सिंह, ठीक है। अब जल्दी से इनके बारे में सुन लो। पहला नाम लिखा है जाटवा। जाटवा बहुत बढ़िया आदमी था, सेना नायक था हांसी हिसार का। इसने बहुत मदद की पृथ्वीराज की कि वो जीत जाए, और कौन हार जाए, गौरी। लेकिन फाइनली जाटवा वो नहीं कर पाए जो वो चाहते थे। पहले युद्ध में पृथ्वीराज की विजय में बहुत बड़ा एक योगदान जाटवा ने दिया, लेकिन बाद में फिर वो पॉसिबल नहीं हुआ। तो हांसी की तरफ से एक अच्छा आदमी, सेना नायक था, जिसने हमारे देश के लिए काम किया। हसन खां, मेवाती हैं तो कहाँ के होंगे, मेवात। हसन खां ने भी कोशिश की थी, जब इब्राहिम लोदी मर गया था ना, और कौन आया था आपके देश में, बाबर। इस बाबर के टाइम में, बाबर ये तो था क्या पता वापस भाग जाए, किसको पता था आएगा यहाँ अंदर तक। तो हसन खां मेवाती ने इब्राहिम लोदी की मौत के बाद मेवात के एरिया को
अपने अंडर ले लिया, भाई मैं यहाँ का स्वतंत्र शासक हूँ। क्योंकि पहले ये नहीं था ना कि बाबर आएगा और चला जाएगा, ऐसा प्लान था, लेकिन वो प्लान उल्टा पड़ गया और बाद में मेवात तक पहुंच गया बाबर। और फिर इसकी और हसन खां की लड़ाई हुई, बाबर और हसन खां की, जिसमें हसन खां मारे गए। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसलिए हसन खां मेवाती आपने मेडिकल कॉलेज भी बना रखा है। कहाँ पर है? मेवात में। अगला है हेमू। आप सब जानते हैं ये हेमू कोई पेशेवर राजा नहीं था, क्या थे ये? व्यापारी। लेकिन ये शेरशाह सूरी के टाइम में जो थे, उस टाइम पे एक्टिव थे। शेरशाह सूरी जो कब से कब तक राज किया था? 1540 से 1545। फिर वो मर गया था अपनी ही गलती में कालिंजर अभियान में, और उसके बाद उसके अंडर जिसने काम किया उसके अगली पीढ़ी में, उसके पास ये सेनापति था हेमू। तो हेमू का एक अच्छा एक्सपीरियंस था, 22 लड़ाइयां लड़ा और सारी जीता। तो उसके बाद फिर ये इसके हाथ में आ गया दिल्ली, क्योंकि दिल्ली फ्री था, कोई बड़ा राजा था नहीं। जो ये हुमायूं था ये बाहर निकला ही हुआ था, यहाँ कोई बड़ा आदमी था नहीं, तो इसने दिल्ली पे कब्जा कर लिया। 1 महीने बस, अक्टूबर 1556 में कब्जा करता है और नवंबर 1556 में इसको पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़नी पड़ती है। किससे? अकबर तो 14 साल का बच्चा था, बैरम खां। लेकिन वहां इसकी किस्मत काम नहीं देती, जीतते जीतते भी वो आंख में तीर लगता है, हाथी के हौज से गिरा और भगदड़ मच गई, और वहीं पे किसने? बैरम खां ने इसका सिर काट दिया, और इस तरह से हारते हुए भी जीत गया अकबर। ये किसकी लड़ाई थी? हेमू और, हाँ, इसी को कहते हैं हेमचंद्र विक्रमादित्य। अंतिम विक्रमादित्य, इसके बाद कोई विक्रमादित्य नाम का राजा नहीं हुआ। गोपाल सिंह, इनको बल्लभगढ़ का, बल्लभगढ़ जिसको आज आप बलरामगढ़ कहते हैं, इसका शेर कहते हैं। इन्होंने इतना दुखी कर दिया उस टाइम के मुगल फौजदार जो थे उस एरिया के, कि उन्होंने कहा कि ठीक है भैया, तू इस एरिया का चौधरी है। तो इनको बल्लभगढ़ का शेर या बल्लभगढ़ का चौधरी या उसका जाट रियासत का मालिक बना दिया। किस आदमी को? इन्होंने किनको दुखी किया? मुगलों को। तो 4 कैरेक्टर जल्दी से टिक करना। जाटवा। जाटवा हांसी और हिसार के सेना नायक थे। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद हांसी दुर्ग को जीता था। और इसके बाद मोहम्मद गौरी के सेनापति ऐबक के साथ, ये टिक कर लो, ऐबक किसका सेनापति है? गौरी का। और ये किसका सेना नायक रहा था? पृथ्वीराज का। दोनों लड़े और ये मारे गए। ये टिक कर लो। पश्चिमी बंगाल क्षेत्र में हुए युद्ध में पराजित और इनकी मृत्यु। यानी गौरी और 2 राजा लड़े, एक तो गौरी राजा और हमारे यहाँ से पृथ्वीराज, दोनों के खास आदमी, एक ऐबक उसका और एक हमारे वाला जाटवा, दोनों लड़े और ये मारे। हसन खां मेवाती, ये किससे लड़ेंगे? बाबर। टिक करना। हसन खां मेवाती लोधी वंश के शासकों के अधीन मेवात के शासक थे। इब्राहिम लोधी की पराजय के बाद मेवात के स्वतंत्र शासक, क्योंकि इनको क्या लगा कि अब तो लोधी मर गया और ये जो बाबर है ये चला जाएगा, तो जिसका जो मन करे राजा बन जाओ। 1527 में बाबर के साथ हुए एक युद्ध में हसन खां मेवाती मारे गए और इनके बेटे नाहर खां को बाबर ने बंदी बना लिया। आज भी मेवात में हसन खां मेवाती नाम का मेडिकल कॉलेज चलता है। हेमू हेमचंद्र। हेमू हेमचंद्र रेवाड़ी के साधारण व्यापारी थे, हिंदू, जिन्हें शेरशाह के उत्तराधिकारी आदिल शाह ने अपना प्रधानमंत्री बनाया। अक्टूबर 1556 में आगरा और दिल्ली पर आक्रमण करके अपना अधिकार स्थापित कर लिया। विक्रमादित्य के नाम से सम्राट बने, पर नवंबर 56 में पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर से पराजित हो गए और अकबर के संरक्षक बैरम खान ने इनकी हत्या कर दी। तो 1 महीने बस दिल्ली पे राज किया। ये दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक और अंतिम विक्रमादित्य थे, हेमचंद्र विक्रमादित्य। फिर कोई विक्रमादित्य नहीं हुआ। आज तक कहते हैं 14 विक्रमादित्य हुए हमारे देश में। नेक्स्ट है गोपाल सिंह। गोपाल सिंह टिक कर लो। सीही गांव, सीही कहाँ पड़ेगा? फरीदाबाद में। जल्दी से टिक कर लो, सीही गांव। यहाँ कौन पैदा हुआ था? सूरदास, अकबर के समकालीन, जन्मांध थे, कृष्ण भक्त थे। सीही गांव के निवासी थे गोपाल सिंह, बल्लभगढ़ की जाट रियासत के संस्थापक। फरीदाबाद के मुगल फौजदार ने इनके हमलों से परेशान होकर इन्हें बल्लभगढ़ का स्वामी और चौधरी स्वीकार कर लिया। अब तुम एक काम करो, यहाँ पे देखो पिछले पेज पे जगह है ना, यहाँ कुछ चीज लिख लो। इससे पिछले पेज पे कुछ इंपॉर्टेंट लिखवा रही हूँ जो पेपर में आने के चांसेस रह सकते हैं। जल्दी से हेडिंग डाल दो। हरियाणा में आर्द्र भूमि, ये लगातार पिछले साल भी आया और अब भी आ रहा है। हरियाणा में वेटलैंड, आर्द्र भूमि। हरियाणा में वेटलैंड, तुम्हें पता है वेटलैंड क्या होती है? जहाँ पे जमीन पानी को सोखती नहीं है ना, पानी हमेशा ऊपर बना रहता है,
वहाँ क्या बन जाती है? आर्द्र भूमि, हमेशा गीली जमीन रहती है और यहाँ आप खेती नहीं कर सकते क्योंकि जमीन में हमेशा पानी ऊपर आया रहेगा बिना बारिश के, बिना आप उसमें पानी दिए। इसमें ना आप गेहूं पैदा कर सकते ना चावल। तो अच्छी जमीन है या खराब? लेकिन इसका यूज कर सकते हैं अगर आप इस इलाके में कोई झील बना दें, खोद दें मिट्टी से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके, तो उस झील में पानी कभी सूखेगा ही नहीं और उस झील में तरह तरह की मछलियां, कीड़े और इस तरह की चीजें पैदा होंगी, पक्षियों को बहुत अच्छा खाना मिलेगा। अब इस एरिया में जब आपको कुछ करना ही नहीं है तो आप बेशक इस एरिया को नेशनल पार्क या जैसे आपने बना रखे हैं ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना लो, तो ऐसा कर सकते हैं ना, क्योंकि इस जमीन में वैसे भी ना घर बनना, ना कोई सड़क बननी, कुछ नहीं होना, कमर्शियल यूज नहीं है, रहना भी नहीं कर सकते। तो आपके हरियाणा में बहुत सारी आर्द्र भूमि है, 1441, अभी मत लिखना, सिर्फ सुनना। इन आर्द्र भूमियों में जैसे 3 किसी के एकड़ में, कहीं किसी गांव के आसपास 5 एकड़ में आर्द्र भूमि है। ये आर्द्र भूमि वेस्ट है, लेकिन इस आर्द्र भूमि के ऊपर ईरान में बहुत पहले एक शहर है रामसर, यहाँ पे एक समझौता हुआ था, इसको कहते हैं रामसर समझौता। इसमें कहा गया कि पूरी धरती के हर देश में वेटलैंड मिलना ही मिलना, ये कोई नेचुरल है, आप कोई कुछ नहीं कर सकता, ये जहाँ है सो है। तो इस वेटलैंड को क्यों ना हम पक्षियों के लिए या किसी खास तरह के जानवरों के लिए जो अब धीरे धीरे गायब हो गए, क्योंकि इंसान ने इतने घर बना लिए, कंक्रीट का जंगल बना डाला कि नेचुरल चीजें खत्म कर दी, लेकिन जहाँ आप कुछ नहीं कर सकते वहाँ पक्षी और जानवर आके आराम से रह सकते हैं। और खासकर वो जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पर आ गए, एक्सटिंक्ट समझते हो, गायब होने की, भैया जो बिल्कुल ही ऐसे हैं कि गायब हो जाएंगे 4-5 साल में अगर ध्यान नहीं रखा। तो इस तरह के जानवर और पक्षियों के लिए सरकार ने उस टाइम पे वर्ल्ड लेवल पे ये डिसीजन लिया। कहाँ पर हुआ ये सब? रामसर में। तो रामसर समझौते के तहत पूरे वर्ल्ड में कहा हम लोग साइट्स बनाएंगे, और रामसर साइट में आना इज्जत की बात मानी जाने लगी। तो इंडिया ने कोशिश की कि हमारा भी नंबर आ जाए, हमारा भी नंबर आ जाए। तो जगह जगह आपके यहाँ भी इस तरह का माहौल है। हरियाणा को लगा मैं भी अपना नाम दे दूं, तो हरियाणा ने कहा हमारी भी कई साइट्स हैं। तो कई साइट्स में अब पिछले साल 2020 में भारत सरकार ने कहा 10 साइट्स जाएंगी, और फिर उसके लिए साइंटिस्ट आते हैं। ऐसे नहीं कि मैंने भेजा नाम और मेरा नाम लिख दिया, नहीं, आप अपनी साइट लोकेशन बताएंगे। रामसर समझौते के बहुत बड़े बड़े आदमी हैं, वो आपके देश में उस जगह पे विजिट करेंगे, वो देखेंगे है भी ठीक ठाक कि नहीं। कुछ कंडीशंस हैं, जो झील हो उसमें पूरे साल पानी रहता हो, ऐसा ना हो सरस्वती की तरह है लेकिन नहीं है, इस टाइप का नहीं चलेगा। दूसरा, आसपास का माहौल या पर्यावरण पक्षियों के अनुकूल होना चाहिए, यानी आसपास बहुत चलती सड़क और इस तरह की चीजें ना हो जो पक्षियों को नुकसान पहुंचाएं। और इसमें इस तरह की कि भाई उनको भोजन पानी टाइम पे मिलता रहे, कुछ बेसिक सी बातें हैं। तो हरियाणा ने पिछले साल कहा कि हमारी भी 2 साइट बहुत बढ़िया हैं, और क्या पता रामसर वाले विजिट करके हामी दे दें। तो हरियाणा ने कितनी साइट्स का नाम दिया? पहली साइट है आपकी सुल्तानपुर वाली, सुल्तानपुर जो झील है ना आपकी, इसका नाम आपकी सरकार ने, हरियाणा सरकार ने सजेस्ट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि जी ये साइट अच्छी है। वैसे ही मैंने आपको बताया वहाँ ना खेत होना कभी, ना घर बनना, वो वेटलैंड है। और दूसरा आपने कहा हमारा एक भिंडावास है, भिंडावास याद है, सुंदर झील के लिए 250 प्रजाति पक्षियों की है ना, तो ये संवेदनशील भी हैं, तो आपने इनका नाम सजेस्ट किया नहीं है? अच्छा अच्छा, खप्पड़वास है, ठीक ठीक ठीक, खप्पड़वास है। अब देखो इन दोनों का नाम आपने दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, और हरियाणा से कोई भी एरिया अब तक वेटलैंड में शामिल नहीं है। पिछले से पिछले साल 2017, बल्कि 2-3 साल हो गए, 2017 में ऐसा ही एक फिर से आया था जिसमें प्रस्ताव रखा गया था हरियाणा से सजेस्ट कर दो। तो हमने अपने गुड़गांव का एक और इलाका है, गांव का एक आसपास कोई छोटा मोटा गांव, उसकी साइट को भी दिया, तो वो न्यूज में रहा था और उस टाइम पर उसके ऊपर काम किया, लेकिन नई बात बनी। आज तक हरियाणा में कोई भी वेटलैंड ऐसी मान्यता प्राप्त नहीं है, रामसर के तहत है वेटलैंड लेकिन मान्यता नहीं है। जल्दी से लिख लो यहाँ, वेटलैंड आर्द्र भूमि, बहुत काम का अभी भी आया है क्वेश्चन, लिखो बसाई, इसका नाम दिया था हमने 2017 वाले में, बसाई। ये पिछले साल के एग्जाम्स में खूब आया था, गांव है ये बसाई। तो बसाई वेटलैंड लिख लो, बसाई वेटलैंड गुरुग्राम, गुरुग्राम, यही पूछा था कहाँ है बसाई वेटलैंड, तो गुरुग्राम में। अगला फटाफट से लिखो, हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पहला सुल्तानपुर झील और दूसरा भिंडावास झील, सुल्तानपुर और भिंडावास, जो रह गया उसको छोड़ के आगे लिख लो, सुल्तानपुर और भिंडावास।
को रामसर वेटलैंड साइट्स में शामिल कराने की सिफारिश की है। अभी की घटना है ये। रामसर वेटलैंड्स आर्द्र भूमि साइट होती है ना जगह में शामिल कराने की कोशिश की। फटाफट से लिखो, भारत में 42 रामसर साइट्स हैं। 42 अभी सुन लो और लिखते जाओ। भारत में 42 रामसर साइट्स हैं। 1971 में ईरान को सर्कल लगा लेना, ईरान में रामसर समझौता हुआ था। कौन से पक्षियों की कोशिश करते हैं? एंडेंजर्ड बर्ड, जो कि खतरे में है। एंडेंजर्ड, EN डेंजर लिख लो, EN मतलब एंडेंजर्ड बन गया पूरा। बर्ड, इनके लिए कोशिश करते हैं भाई इनको सारी फैसिलिटी मिले। फटाफट से लिखो लास्ट लाइन। टोटल वेटलैंड्स इन हरियाणा में कुल आर्द्र भूमि 1441, लेकिन मान्यता 2 की ही है बस, जो तो तुमने बीच में लिखी है। कुल आर्द्र भूमि 1441, ये वो है जो गांव में 2 किलो में पानी खड़ा रहता है, कहीं एक में, इस तरह के। तो हरियाणा में टोटल वेटलैंड्स कितने हैं? 1441। ठीक है, क्या इनमें से कोई रामसर में है? आपने 2 का किस किस का नाम दिया? एक सुल्तानपुर का और अभी करंट में ही पेपर में आ गया हरियाणा में कुल कितने वेटलैंड्स हैं, और ऑप्शन था 1, 3, 2, 5। तो क्या टिक करोगे? 2। फिर किन के साथ जाओगे? ये भिंडावास और ये सुल्तानपुर। पहले कौन से गांव वाले का नाम दिया था 17 वाले में? ये रामसर शहर कहाँ है? ईरान में। पक्षी एंडेंजर्ड जो हैं, गायब होने वाले, उनकी सेफ्टी के लिए। हाँ अब बोलो, कौन सी ऐड हो गई नई? मैंने आज ही पढ़ा था, फिर भी मैं देख लूंगी एक बार।